नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। शो में हम बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ अगले हफ्ते के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही रिसर्च में मेरा साथ देने के लिए मेरी पूरी टीम मेरे साथ जुड़ने वाली है। कुशल से हम जानेंगे बाजार का हाल और क्यों फोकस में है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स बताएंगी मानसी। कमजोर रुपए का असर जानेंगे हम वरुण से। देवांशी से जानेंगे किन कंपनियों के प्रमोटर्स ने हिस्सा बढ़ाया। लेकिन सबसे पहले देख लेते कि आज बाजार में किस प्रकार का कारोबार देखने को मिला है। तो शेयर बाजार के लिए ये पूरा हफ्ता ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। पूरे हफ्ते के दौरान निफ्टी 1.8% चढ़कर हमने देखा 17,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक 2.5% की तेजी के साथ 37,100 के ऊपर बंद हुआ। छोटे मझौले शेयरों में कुछ दमखम दिखा। जोरदार खरीदारी यहां पर देखने को मिली। पूरे हफ्ते की अगर बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% और मिड कैप इंडेक्स तकरीबन 3% चढ़ा है। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। पहले बात एफआईआईज की, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। इन्होंने कैश मार्केट में तकरीबन 1,092 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगर डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात की जाए तो इनकी तरफ से 387 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है। तो बाजार में आज और इस हफ्ते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए मार्केट में कारोबार किस तरह का देखने को मिला? जी, तो पूरे हफ्ते बाजार अच्छे एक्शन में रहा। जहां पर निफ्टी में देखेंगे तो 5 दिनों में से 3 दिनों में हमें तेजी या हरे निशान में बाजार क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। पहले 4 दिनों में डीआईआईज 6800 करोड़ की खरीदारी कर रहे थे। साथ ही एफआईआईज यहां पर बिकवाली का ट्रेंड जारी था। करीब 8,000 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखी पहले 4 दिनों में। पीएसयू बैंक, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में 4% से ज्यादा के गेन्स आए पूरे हफ्ते में। वहीं ऑटो और एफएमसीजी भी 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर भी क्लॉक इन करते हुए दिखे। निफ्टी समेत बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में 2% से ज्यादा की गेन्स थे और मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स थे वहां पर 3 से 4% की तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में हिंडाल्को सबसे ज्यादा 7.5% की तेजी थी, फॉलोड बाय आईटीसी जो पहला इन्वेस्टर डे की इनकी अनाउंसमेंट थी उसके बाद ये फोकस में आता हुआ दिखा। आईसीआईसीआई बैंक भी पीछे नहीं था, ऑलमोस्ट इक्वल तेजी यहां पर भी दर्ज होती हुई दिखी। गिरने वाले शेयरों में डिविज लैब सबसे ज्यादा फॉल दिखा रहा था। साथ ही कोल इंडिया पर भी दबाव हमें देखने को मिला। हफ्ते के हीरोज में आईएफसीआई और जस्ट डायल जो है पोल पोजीशंस करते हुए दिखे, जहां पर 28% और 17% के गेंस हमें आज के सत्र में बनते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये पूरे हफ्ते का एक्शन तो हमें हफ्ते के हीरोज में देखने को मिला, पर निफ्टी मिड कैप भी पीछे नहीं थे, जहां पर वोडाफोन आइडिया 14% के दमदार गेंस यहां पर आए। अदानी टोटल गैस, इंडियन बैंक में भी डबल डिजिट रिटर्न्स आज के सत्र में बनते हुए नजर आए। पूरे हफ्ते के हिसाब से बात करें तो निफ्टी मिड कैप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डॉक्टर लाल पाथ लैब में 5 से 7.5% के फॉल के साथ ये टॉप लूजर्स मिड कैप स्पेस में आपको आते हुए दिखे। और निफ्टी स्मॉल कैप्स की अंत में बात करें तो चढ़ने वाले शेयरों में ट्राइडेंट लगातार आउट परफॉर्मर रहा है। करीब 23.5% के गेंस इस हफ्ते भी इसने बनाए, फॉलोड बाय जस्ट डायल के 19% की गेंस। और अगर आप देखें तो टानला प्लेटफॉर्म्स, आईडीबीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बनी। और गिरने वाले शेयरों की सूची में अंत में अगर आप देखें तो इंडिगो पेंट्स लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 6.5% के फॉल यहाँ थे। स्ट्राइड्स फार्मा में भी लगभग 5.5% की गिरावट इस हफ्ते दर्ज होती हुई नजर आई। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते बाजार का किस तरह का एक्शन रहता है, बट डेफिनेटली इस हफ्ते तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। ओके, काफी वॉलेटाइल सेशन रहा, लेकिन ऑल इन ऑल बहुत सारे पॉकेट्स थे जहां से हमें कुछ स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली। चलिए अब हमारे खास मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अगले हफ्ते आपको ट्रेडिंग का मौका कहां मिलने वाला है। साथ ही हम उनसे जानेंगे उनकी पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के पिक्स, जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। संदीप जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। अगले हफ्ते की तैयारी कैसे की जाए, क्या एक्सपेक्ट करके चले मार्केट में, और फिर इंट्राडे के लिहाज से आप ट्रेड की शुरुआत हफ्ते की शुरुआत में कैसे सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत ही वैसे अच्छा हफ्ता रहा, बहुत ही क्रूशियल कुछ ट्रेडिंग सेशंस गए हैं मार्केट्स के लिए। और मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी थी और जो डर लग रहा था, मार्केट डायरेक्शन की तलाश में था, और 16,800 से लेकर जो 17,500 का जो सफर है
वो बहुत वॉलेटिलिटी के साथ रहा और मुझे अब ऐसा लगता है कि बहुत क्रूशियली बंद हुआ है। और मैं यही देख रहा था कि आज अगर 17,500 के ऊपर भी बंद हो जाए और जिस तरीके से कल भी बंद हुआ और आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छा एक माहौल बना हुआ था। सो ओवरऑल मार्केट्स भले ही रेड में दिख रहे हो बट ब्रॉड बेस्ड एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ था, स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक भी ठीक ही रहना चाहिए। और अगर ऐसा रहता है कि अगर पॉजिटिवली अगर मंडे के दिन भी अगर अच्छे से गैप अप खुलता है और अगर तेजी थोड़ी सी भी कंटिन्यूड रहती है 1-2 घंटे के लिए भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी बाइंग वापस से आनी चाहिए। सो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए एंड आई एम वेरी बुलिश। और फिर आज जो हमारे चैनल पे जो एक न्यूज भी थी, ब्रेकिंग न्यूज, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक्स को लेकर जो कुछ आने वाली है पॉजिटिव न्यूज, उसको लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि माहौल पूरा बना हुआ रहेगा। और फिर आईटीसी के ऊपर भी नजरें बनी रहेगी। 14 तारीख को एक बड़ी मीटिंग और काफी बड़ा इंडेक्स हैवी वेट है। फिर एचडीएफसी और ये सारे स्टॉक्स काफी करेक्टेड है, तो मुझे लगता है इंडेक्स हैवी वेट्स वापस से ऊपर ले जाने में पूरी मदद करेंगे। सो स्टॉक्स जो मैं लाया हूं, मैं पीएसयू बैंक की लाया हूं एफएनओ पिक के तौर पे। इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एसबीआई खरीदना चाहिए जो कि 494 की क्लोजिंग दिया था, 502 और 507 का टारगेट लगाए और 489 का स्टॉप लॉस। और इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे एडोर वेल्डिंग जो कि बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिया हुआ है और एक मेरा वैसे जैन साहब के जेम्स में भी स्टॉक को मैंने रेकमेंड किया। और जो कैपिटल गुड्स या इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है, इंडस्ट्रियल्स और मटेरियल्स रिलेटेड स्टॉक्स है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 713 पे जो क्लोजिंग दिया है ये आराम से 730 750 के लेवल्स इंट्राडे कैश मार्केट के पिक के तौर पे मैं ये स्टॉक को दे रहा हूँ। और पोजिशनल पिक के तौर पे हम देख रहे हैं कि कैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रेस्टीज एस्टेट जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस कंपनी है, काफी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है बैंगलोर बेस्ड और बहुत बढ़िया लेवल्स पे है और 470 के लेवल्स पे क्लोज हुआ। तो वीकली पिक या पोजिशनल पिक के तौर पे मुझे लगता है कि 540 के टारगेट के लिए स्टॉक को ले और 430 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके संदीप जी, क्योंकि आप रुपए को भी ट्रैक करते हैं, मैं यूएसडी आईएनआर पे व्यू जानना चाहती थी क्योंकि ये हफ्ता लगातार तीसरा ऐसा हफ्ता है जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोरी लेकर बंद हुआ। इसी हफ्ते की बात करें तो 66 पैसे की कमजोरी देखने को मिली है और 75-85 तक का लेवल हमने रुपए को आज डॉलर के मुकाबले तोड़ता हुआ देखा है। तो मुझे बताइए जो 1.5 साल के लोस पर है, क्या ये कमजोरी जारी रहेगी यूएसडी आईएनआर में? अगले हफ्ते कैसा माहौल आप देख रहे हैं? हाँ देखिए, मुझे याद है अभी आई थिंक मंडे को भी अपनी बात हुई थी और मैं जब उस दिन भी यही बोला था कि मुझे लगता है कि डॉलर और मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। रीजन बीइंग एक तो देखिए जो एफआईआईस का आउटफ्लोज है, फिर दूसरा फेड के ऊपर भी नजरें बनी हुई है मीटिंग में किस तरीके से टेपर टेंट्रम या आगे की जो बॉन्ड रेट्स को लेकर क्या उनका नजरिया बना हुआ रहता है। और दूसरी बात डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा तेज हुआ है, वो भी अच्छी रेजिलियंस दिखा रहा है और मुझे लगता है काफी दिनों से एक अच्छा खासा एक रेंज में रुपया सपोर्ट ले रखा था बट अब टूटा है। मुझे लगता है 76-77 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि डॉलर में स्ट्रेंथ और डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से रुपए में बहुत ज्यादा मुझे तेजी लगती नहीं है और जो आउटफ्लोज है एफआईआईस के उसकी वजह से भी प्रेशर बना हुआ है। ओके, तो कमजोरी यहाँ पर रुपए में आगे भी डॉलर के मुकाबले जारी रहने वाली है। वेरी वेल, चलिए अगले हफ्ते बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहेगी ये बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, जरा बताइए किन किन ट्रिगर्स पर अब हमें अगले हफ्ते ध्यान देकर चलना होगा? जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है। एक एक कर मैं सारे ट्रिगर्स आपके सामने रखने जा रही हूँ। 13 दिसंबर यानी सोमवार के दिन टेगा इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग इस दिन होने जा रही है। प्राइस बैंड जिसका 443 से 453 रुपए का है। मैप माई पे इंडिया का आईपीओ बंद हो जाएगा इस दिन। प्राइस बैंड जिसका 1000 से 1033 रुपए का है। एसएच केलकर का बायबैक इस दिन खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस जिसकी 210 रुपए प्रति शेयर की है और साइज 61 करोड़ की है। जिंदाल फोटो पर फोकस रखिएगा। 13 दिसंबर को बोर्ड बैठक है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर लेकर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा और इसी दिन नवंबर सीपीआई के डेटा भी आते हुए दिखेंगे। 14 दिसंबर के दिन
अगेन आईपीओ कई सारे हैं इस पूरे हफ्ते में। आनंद राठी की लिस्टिंग होने जा रही है, प्राइस बैंड जिसका 530 से 550 का है। इसी दिन मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ बंद हो जाएगा। डेटा पैटर्न लिमिटेड का आईपीओ इस दिन खुलता हुआ दिखेगा, प्राइस बैंड जिसका 555 से 585 का है। वहीं आईटीसी पर नजर रखिए क्योंकि 14 दिसंबर को पहली बार इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट डे का आयोजन कंपनी करने जा रही है, तो एक बड़ा इवेंट है, ट्रिगर है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। कैनफिन होम्स पर नजर रखिए, अंतरिम डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। वहीं ज़ील इन्वेस्टको मामले पर अगली सुनवाई भी 14 दिसंबर के दिन होती हुई दिखेगी। इसके अलावा यूएस एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक पर भी फोकस रहेगा। 15 दिसंबर के दिन यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। इसी दिन एचपी एडेसिव्स पर फोकस रखें, इसका आईपीओ खुलेगा 15 दिसंबर को और इसका प्राइस बैंड 262 से 274 रुपए का होगा। कक्षा 1 से कक्षा 7वीं तक के स्कूल्स जो हैं 15 दिसंबर से खुलने के यहाँ पर सरकार की तरफ से संकेत आते हुए दिखे, तो इस पर भी नजर रहेगी। 16 दिसंबर के दिन एसएनपी बीएसई सेंसेक्स नवंबर 21 सेमी एनुअल रिव्यू का एडजस्टमेंट जो है वो लागू होता हुआ दिखेगा और इसी दिन डेटा पैटर्न्स लिमिटेड का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, 2 इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स जिस पर हमें नजर रखनी होगी। और इसी दिन इसके अगले दिन 17 दिसंबर को एचपी एडेसिव्स का आईपीओ जो है वो बंद होगा 262 से 274 प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड है। तो ये तमाम ट्रिगर्स आने वाले हफ्ते के लिए जो कि आने वाले हफ्ते को काफी एक्शन पैक बनाएंगे। चलिए मानसी, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए कि किन इवेंट्स और किन डेटा पर नजर रखने की जरूरत है। हमने अभी कुछ देर पहले संदीप जी से बात की कि रुपए में जिस तरह की गिरावट है उसमें करेंसी में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। रुपया 1.5 साल के निचले स्तर पर है, स्टॉक मार्केट पर भी और चुनिंदा सेक्टर्स इंडाइसेस पर भी इसका असर पड़ता है। किन सेक्टर्स पर इसका पॉजिटिव असर होगा, किन पर नेगेटिव, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए, रुपया तो यहां से और पिटता ही दिख रहा है, लगातार तीसरे हफ्ते कमजोरी दिखी है, लेकिन कौन से सेक्टर्स के लिए रुपए की कमजोरी पॉजिटिव साबित हो रही है और किन के लिए नेगेटिव? देखिए, रुपए में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है और 1.5 साल के निचले स्तर पर रुपया पहुंच चुका है। हालांकि रुपए की गिरावट से ज़्यादा इसको डॉलर की मजबूती के तौर पे देखना होगा, क्योंकि आपने देखा जब से फेड के बयान आए हैं तब से लगातार डॉलर में मजबूती देखने मिल रही है और उसी का असर रुपए पे भी हो रहा है। अब रुपये में गिरावट से सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि देश का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है और इसके चलते इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। सिर्फ ये नहीं, ये विदेशी फंड्स के लिए भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर रुपये में गिरावट होती है तो विदेशी जो निवेशक है वो देश से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपके जो फॉरेन फ्लोज है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा आईटी इंडस्ट्री को होता है और माना जा रहा है कि अगर 1% भी रुपये में गिरावट आती है तो आईटी इंडस्ट्री के जो मार्जिन है उसमें करीब आधा % के आसपास की बढ़ोतरी होती है। फार्मा कंपनीज को भी इसका फायदा होता है क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक डॉलर में कहीं ना कहीं उनके रेवेन्यूज़ आते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनके भी डॉलर रेवेन्यूज़ आते हैं, इनको भी फ़ायदा होता है और अब तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करने लगी है। टूरिज्म सेक्टर को भी फ़ायदा होता है, लेकिन फिलहाल देश में टूरिज्म वैसे भी बंद है, बाहर से आने वाले यात्री जो है उनके लिए बंद है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जहाँ पे उनको अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि कच्चा तेल इंपोर्ट होता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट। पेंट कंपनीज ये भी अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। बैंक्स के लिए भी नेगेटिव होता है क्योंकि इसके चलते इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ऑटो कंपनीज इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, इसके लिए इनके लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ ही साथ जिन कंपनियों पे काफ़ी विदेशी कर्ज है, मिसाल के तौर पे भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी जो है उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो रुपए का गिरना वैसे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए एक नेगेटिव भी है, लेकिन हाँ, देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी हद तक नेगेटिव माना जाता है। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि रुपए का इम्पैक्ट किन सेक्टर्स में कैसा देखने को मिलेगा। शेयरों के भाव घटने पर कुछ कंपनियों के प्रमोटर्स ने इसमें हिस्सा बढ़ाया है। कौन है वो कंपनियां और कितना प्रमोटर्स ने हिस्सा बढ़ाया है, पूरी डिटेल लेकर मेरी सहयोगी देवांशी जुड़ चुकी है। देवांशी, गुड इवनिंग, जरा बताइए कि क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, आप देखिए पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि बाजार में भारी गिरावट आती हुई दिखी और ऐसे में कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें करेक्शन देखने मिला था। कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें 5% से लेकर 20% तक का करेक्शन हमने देखा है, जहां पे हमने देखा है कि निवेशक एफपीआईज ने अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगातार इन कंपनीज में खरीदारी की है। अब आप देखिए, जब भी प्रमोटर्स अपनी कंपनी में हिस्सा बढ़ाते हैं वो एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनको अपनी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। और आप देखिए, ये
स्टॉक्स आगे जाके थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। अब कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, इंटरेस्टिंग है कि पहली अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगभग 120 ऐसी कंपनीज हैं जहां पे प्रमोटर्स ने खुले बाजार से अपने शेयर्स खरीदे हैं, अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं वो खरीदे और अपना हिस्सा बढ़ाया है। सबसे पहले अगर निफ्टी कंपनीज की बात करें तो उसमें ग्रासिम है और बजाज ऑटो है, जहां से खुले बाजार में प्रमोटर्स ने अपना जो इक्विटी शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। अब नॉन निफ्टी कंपनीज की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग बढ़ाई है वो वेदांता है, जहां पे प्रमोटर्स लगातार खुले बाजार से खरीदारी कर रहे हैं। इसके सिवाय जुआरी ग्लोबल, यूपीएल, बजाज होल्डिंग्स, सीएससी, एबी कैपिटल हैं, जहां पे प्रमोटर्स ने लगातार पहली अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक खुले बाजार से शेयर्स खरीदे हैं और अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ाई है और अपना भरोसा भी इन कंपनीज पर बढ़ाया है। चलिए देवांशी, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आज एक्शन वाले स्टॉक्स में बजाज इलेक्ट्रिकल शुमार रहा। जबरदस्त स्ट्रेंथ स्टॉक ने दिखाई है कारोबार की शुरुआत में भी, और हमने इसमें 8% तक का अपसाइड बनते देखा। क्लोजिंग भी इसकी बहुत जबरदस्त ऊपर हरे निशान में हुई है। किन कारण से आज बजाज इलेक्ट्रिकल्स फोकस में रहा, डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके। कुशल, जरा बताइए इस तरह की तेजी के पीछे कारण क्या रहा बजाज इलेक्ट्रिकल्स में? तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स में हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर तेज़ी बनी हुई थी और करीब 8-9% की तेज़ी लगातार थ्रू आउट द डे यहाँ पर बनी हुई दिखी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जिस वजह से आज ये तेज़ी बनती हुई नजर आई वो थी इनकी जो बोर्ड मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट थी, जहाँ पर बोर्ड ने मौजूदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या होगा कि जो सभी बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ और वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इस रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो सेगमेंट्स को लेकर डिमर्जर, सब्सिडाइजेशन या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर विचार संभव है। तो डेफिनेटली इनके लिए एक विन विन सिचुएशन होती हुई दिखेगी, जहां पर अलग अलग कंपनियां अगर हो जाएंगी तो वहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर और साथ ही जो कैपिटल एलोकेशन है उसमें मदद मिलती हुई दिखेगी। और डेफिनेटली अगर आप देखें तो जो इनका पावर ट्रांसमिशन कारोबार है उसमें जो ESG प्रैक्टिसेस हैं जिसका ग्लोबली अब बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है वो अब कंपनी के रेडार पर आएगा, और हो सकता है कि इसमें बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर भारतीय निवेशक हैं वो इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएँ और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की जो वैल्यूएशन है अलग अलग कारोबार की वहां पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस सेगमेंट्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर का प्रोडक्ट कारोबार जो है वो करीब 72% कुल आय में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो EPC कारोबार है जिसमें इल्यूमिनेशन और इनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कारोबार हैं उसमें करीब 28% के रेवेन्यूज आते हुए नजर आते हैं। तो नेट अगर आप देखेंगे तो ये जो बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की, वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना बजाज इलेक्ट्रिकल्स की आउट परफॉर्मेंस में। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर की पूरी डिटेल रखने के लिए। और हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन बने हुए हैं। संदीप जी, आपने हमें बताया कि मार्केट में इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से क्या रणनीति अपना सकते हैं, जरा लॉन्ग टर्म की पिक भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज, जैसा कि अभी वरुण जी बता रहे थे, IT स्टॉक्स को काफी फायदा होता है। तो IT, फार्मा, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, ये स्टॉक्स को तो मैंने एक IT स्टॉक ही लाया हूँ और डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, और वापस से करेक्शन ऊपर के लेवल से जब 382 से कोई स्टॉक 300 के लेवल्स पे आ जाए तो वापस से कॉन्फिडेंस आता है, तो मैंने इसलिए स्टॉक को चुना है। और ये कंपनी देखिए काफी पुरानी कंपनी है, और सबसे बढ़िया बात है IT, BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और कंसल्टिंग सर्विसेज में है। आजकल जो क्लाउड या AI या कॉग्निटिव साइंसेस, डिजिटल IoT, इन सब में ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी है, ट्रूबॉट, ट्रूकैप, IPM, ट्रू टेस्ट, ट्रेड फाइनेंस बोल के। एंड कंपनी की सबसे बढ़िया बात है मैनेजमेंट की क्वालिटी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। डॉक्टर ललित एस कानोडिया जो काफी पॉपुलर भी हैं, बॉम्बे में भी IMC से भी जुड़े हुए रहे हुए हैं, और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इनफैक्ट वहीं से ये IIT मुंबई से निकल के वहां से इंजीनियरिंग करके, और फिर मिस्टर राहुल कानोडिया वो भी काफी क्वालिफाइड, और वो भी इनफैक्ट कोलंबिया से अपनी MBA डिग्री हासिल करके। कंपनी का मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया। अब मैं वैल्यूएशंस पे आता हूं तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे, अगेन 14 के P मल्टीपल पे, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, और 11-12 की प्रॉफिट की कैगर है, 12% की मान लीजिए पिछले 5 साल की कैगर। और जो सबसे बढ़िया बात ये है, जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे पिछले 4 क्वार्टर्स के। पिछले सितंबर में अगर 15 करोड़ का पैट था तो इस सितंबर में 35 करोड़ का पैट, और पिछले 4 क्वार्टर से गजब के प्रॉफिट्स कमा रही है। और TTM बेसिस पे 126 करोड़ का पैट कंपनी ने कमाया है।
इसलिए वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हैं। और मैं देख रहा था प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो कि 75% के लगभग है, और FIIs DIIs भी कुछ होल्ड करते हैं इसमें। सो ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक को इन लेवल्स पे ले आराम से, और 350 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदा जा सकता है। वेरी वेल संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगले हफ्ते किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है। चलिए, आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बताइए, अगले हफ्ते ऑप्शंस के जरिए कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है, और हमारा मानना है कि कुछ PSU बैंक और रियल एस्टेट यहाँ पे अच्छा करेंगे। तो SBI की एक कॉल लेने की सलाह रहेगी। 500 का कॉल ले, 10 रुपए के आसपास बंद हुआ, और यहाँ पे 6 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट डबल 20 रुपए के होने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा DLF का, 430 का कॉल ले, 9 रुपए के आसपास बंद हुआ, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और हमारा मानना है कि रियल एस्टेट चलते हुए नजर आएंगे, और ये कॉल यहाँ पे डबल होकर लगभग 18 रुपए का प्रीमियम आपको दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। वेरी वेल चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करने के लिए। और इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर अगले हफ्ते फिर आपको बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।